अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसको जहेज की खातिर शादी से 2 दिन पहले बुरी तरह से ठुकराया गया, लेकिन उसके बाद लड़के ने उसके साथ क्या किया, ये सब कुछ जानने के लिए इस सबक आमोज कहानी को आखिर तक लाजमी देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मैं सबसे बड़ी थी, मेरे बाद मरियम का नंबर था। खालाजाद से मेरी शादी हुई तो मेहंदी वाले दिन फूफी ने फैसला कर लिया कि वो मरियम का रिश्ता इफ्तिखार के लिए लेंगी। शादी में मरियम बहुत खूबसूरत लग रही थी। इफ्तिखार ने भी माँ के फैसले पर खुशी का इजहार किया। हम चारों बहनों में बिलाशुबा अल्लाह ताला ने मरियम को सबसे ज़्यादा हुस्न की दौलत से नवाजा था। मैके में शादी के बाद हमारी पहली दावत फुफ्फो ने की और अपने फैसले से आगाह किया। ये तो हमारी खुशकिस्मती है फुफ्फो कि आपने मरियम को बहू बनाने का इरादा किया है, वरना यतीम लड़कियों को कब जल्द अच्छे रिश्ते मिलते हैं। उन दिनों वो ज़्यादा अमीर न थीं, लेकिन हमसे खुशहाल थीं, क्योंकि मेरे वालिद की वफ़ात को 6 बरस से ज़्यादा अरसा गुजर चुका था। मरहूम एक सरकारी महकमे में क्लर्क थे। उन दिनों क्लर्क की तनख्वाह कम हुआ करती थी और ईमानदारी के सबब हमारा गुजारा वालिद साहब की तनख्वाह पर मुश्किल से होता था। बस सफ़ेद पोशी का भरम कायम था, लेकिन कुछ पस अंदाज ना कर सके थे। अब्बू के बाद हमने कठिन वक्त देखा, मगर अम्मी ने सफ़ेद पोशी का भरम कायम रखा था। फुफ्फो ने जब मरियम का रिश्ता मांगा तो अम्मी खुश हो गई। खैर से मरियम की मंगनी फुफ्फो के बेटे इफ्तिखार से हो गई तो अम्मी की फिक्र में कमी आई। अब मुतमईन थीं। बाकी 2 छोटी बेटियां तो अभी पढ़ रही थीं, एक 6ठी और दूसरी 7वीं में थी। इफ्तिखार का मुस्तकबिल रोशन था। उसका इंजीनियरिंग का आखिरी साल था। अम्मी से कहा गया था कि जो ही हमारा बेटा सालाना इम्तिहान देगा, शादी की तारीख रख देंगे। इफ्तिखार भाई के फाइनल पेपर्स हो चुके। उन्होंने कहा थोड़ा सा वक्त और चाहिए, अच्छी नौकरी मिलने की जल्द तवक्को है, मुलाजमत मिलते ही शादियाने बजाएंगे। मरियम को अपने मंगेतर से मोहब्बत हो गई थी। अम्मी चुपके चुपके थोड़ा बहुत जहेज बनाने में लगी थी। उन्हीं दिनों इफ्तिखार को अचानक बैरून मुल्क जाने का चांस मिल गया। वो इस मौके को गंवाना ना चाहता था और मरियम को उसकी जुदाई से अंदेशे डराते थे। ऐसी कई कहानियां सुन रखी थीं कि लड़का बैरून मुल्क गया तो वहां का होकर रह गया, वहां किसी और से शादी कर ली। मंगेतर या मनकूहा इंतजार की आग में जलती रह गई। वालदा ने फुफ्फो से बात की। वो बोली एक दफा जाने दे, 1 साल बाद आएगा, तब तक अच्छी तैयारी कर लेंगे। हम कोई गैर नहीं कि आपको हम पर भरोसा नहीं है। फिक्र ना करो भाभी, 1 साल तो पलक झपकते गुजर जाता है। मैं जुबान देकर फिरने वाली नहीं। फुफ्फो की तसल्लियों पर अम्मी ने एतमाद कर लिया। इफ्तिखार बैरून मुल्क चला गया और मेरी बहन उसके इंतजार में अपने अंदेशों से लड़ने के लिए अकेली रह गई। इफ्तिखार भाई ने सऊदी अरेबिया जाते ही अपने दूसरे भाई को भी बुला लिया। उसका एक गैर मुल्की कंपनी से 3 साल का मुआहिदा हो गया। दोनों भाई खूब कमा रहे थे और वो तकरीबन सारी कमाई घर भिजवा रहे थे। इस कमाई से उनके घरेलू हालात खूब से खूब तर होते चले गए। दौलत से इंसान की आजमाइश होती है। उनके तो मिजाज ही 7वें आसमान पर पहुंच गए। अब जब फुफ्फो आती, इस किस्म की बातें करती, फलाने बेटी को जहेज में गाड़ी बंगला दिया है, लड़की भी डॉक्टर है, लोग सोच समझकर रिश्ते करते हैं। कभी फरमाती सास नंदों को भी जेवर दिए जाते हैं। लड़की वालों की तरफ से मैं एक शादी में गई तो लड़की वालों की फराख दिली पर हैरान रह गई। सास को 10 तोले के कड़े और हर ननद को 2-2 तोले के दिए और तमाम रिश्तेदारों को कीमती जोड़े दिए। लोग बड़ी धूमधाम से बेटियां रुखसत करते हैं। अम्मी उनकी बातें सुनती तो दिल थाम लेती। सोचती ये इनको क्या होता जा रहा है। क्या दौलत आ जाने से इंसानों के मिजाज इतने बदल जाते हैं। तरह तरह की बातें सुनकर भी अम्मी खामोश थीं। कहती थीं कि देखती हूं कब बिल्ली थैले से बाहर आती है। आखिरकार इन बातों का मकसद समझ में आ गया। उन्होंने एक अमीर घराने की लड़की देख रखी थी और अब किसी बहाने ये रिश्ता खत्म करना चाहती थी। वो जब भी आती हर बार नई आग लगा जाती ताकि भावज का दिल किसी तरह बुरा हो जाए। जब फुफ्फो आती मेरा दिल सन्नाटे में आ जाता कि जाने अब क्या कहने आई हैं। अम्मी बेचारी उनकी खातिर मदारत करती। इज्जत व तकरीम में भी हमारे घर वाले कोई कसर ना उठा रखते कि होता वही है जो नसीब में लिखा होता है। 1 साल बाद इफ्तिखार घर आ गया। फुफ्फो ने उसका दिल हमसे फेरने को अपनी तरफ से बातें जड़ी कि ये लोग अजीब शर्तें लगा रहे हैं, शायद रिश्ता नहीं देना चाह रहे। तब इफ्तिखार ने कहा
कि मैं खुद जाकर ममानी से बात करता हूँ। इफ्तिखार के तेवर देखकर फूफो सहम गई। कहा कि ये बड़ों का मामला है, तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं खुद संभाल लूंगी, तुम्हें उनसे बात करने की जरूरत नहीं। तुम मामला और खराब कर दोगे और हम हल्के पड़ जाएंगे। वो अगर शराइत की बात कर रही हैं तो हम भी कुछ शर्तें लगा देंगे, वो खुद ही राय रास्त पर आ जाएंगे। इतने अरसे मंगनी रही है, अब रिश्ता तोड़ना कोई मजाक तो नहीं है। इफ्तिखार एक फर्माबरदार बेटा था, उसने माँ से ज्यादा बात करने की जरूरत महसूस न की। वो तो आया ही इसी वास्ते था कि अपने वादे का पालन कर सके। वो अपनी मंगेतर को नहीं भूला था। उन्हीं दिनों अम्मी जान से मकान खाली करवा लिया गया तो वो एक दूसरे मोहल्ले में किराए के मकान में शिफ्ट हो गई। पुराने मोहल्ले में सारी खवातीन अम्मी से ही कपड़े सिलवाती थीं। यहाँ आकर माली हालात दगरगू हो गए, किसी से भी वाकफियत ना थी। वालिद साहब ने अपनी जिंदगी में 2 प्लाट खरीदे थे जिनकी किस्तें वो तकरीबन 10 साल तक भरते रहे थे। उनका ख्याल था कि एक प्लाट को फरोख्त करके दूसरे पर मकान तामीर करा लेंगे। छोटे भाई का आखिरी तालीमी साल था। अम्मी को इंतजार था कि वो मुलाजमत पर लगे तो फिर एक प्लाट बेचकर इस रकम से दूसरे पर घर तामीर करा लेंगे। बेटे के मजबूर करने पर फुफ्फो शादी की तारीख लेने आ गई। साथ ये भी सुना गई कि अब हमारा सोसाइटी में खास मकाम है, देखो लड़की को खाली हाथ ना भेज देना वरना लोग बातें बनाएंगे, और सास नंदों को भी कुछ जेवर देना होगा वरना हमारे मेहमान हंसेंगे कि किन लोगों में रिश्ता कर दिया है। अम्मी ने उनकी बातों को तहम्मुल से सुना। उन्होंने पाई पाई जोड़कर मेहमानों के लिए खाने का इंतजाम और शादी का खर्चा इकट्ठा किया था। अम्मी ने हमसे मशवरा किया सिवाय मरियम के। भाई ने कहा, माँ मैं मंजिल से बहुत करीब हूँ, आप फिक्र ना करें, एक प्लॉट बेच दें और फूफो की हैसियत के मुताबिक मरियम की शादी करें ताकि उनकी जग हंसाई ना हो। जब मैं कमाने लगूंगा मकान को तामीर कराने की सबील भी निकल आएगी। बेटी की जिंदगी और खुशी का मामला था। इफ्तिखार बहुत अच्छा लड़का था, उसका मुस्तकबिल ताबनाक था। वालदा ने कुछ गौर खौज के बाद भाई को प्लाट फरोख्त करने की हिदायत कर दी। भाई ने भाग दौड़ करके प्लाट को औने पौने बेच दिया कि मरियम की शादी की तारीख रखी जा चुकी थी। वालदा ने फूफो और उनकी बेटियों के लिए सोने के हल्के फुल्के जेवर भी बनवाने को दे दिए। उनका ख्याल था ये सब करके बेटी के लिए जिंदगी भर की अनमोल खुशियां खरीद लेंगे। उधर मरियम माँ की फजूल खर्ची पर सुलग रही थी तो उधर इफ्तिखार के फरिश्तों को भी खबर न थी कि उसकी वालदा साहिबा क्या गुल खिलाती फिर रही हैं। मरियम माइयों का उबटन लगाने से पहले ही जर्द पड़ गई। ढोलक की थाप पर उसका दिल यूं धड़कता था जैसे उसे उसकी आवाज में तोपों की घन गर्ज सुनाई देती हो। हम समझ रहे थे इफ्तिखार को सारी हकीकत मालूम है, क्योंकि उसकी माँ ऐसा तासुर दे रही थी जैसे वही अपनी माँ को नई नई हिदायत देकर हमारे घर भेज रहा हो। मरियम को भी अब रह रहकर उस पर गुस्सा आ रहा था कि ये क्या हम गरीबों के साथ किया जा रहा है, क्या अपने ऐसा सलूक करते हैं अपनों के साथ। मेहंदी वाले दिन फूफो बड़ी धूमधाम से अपने मेहमानों के साथ आ गई। मेहंदी की रस्म से कबल उन्होंने खामोशी से अम्मी का हाथ पकड़ा और बोली, भाभी इसे पढ़ लो, फिर मेहंदी की रस्म शुरू करते हैं। अम्मी ने कागज खोलकर पढ़ा। ये कुछ चीजों की फहरिस्त थी, फर्नीचर, गाड़ी और एक प्लाट का मुतालबा था। अम्मी के हाथ कांपने लगे, मुंह खुला का खुला रह गया। आपका ये भारी मुतालबा मैं कैसे पूरा कर सकती हूँ? आखिर तुम्हें हो क्या गया है? अगर ये सब दरकार था तो पहले कहा होता। तुम हमारी माली हालत से वाकिफ हो, अगर ना दे सकते तो रिश्ता खत्म कर लेते। अब तो कार्ड भी सब जगह चले गए हैं। इस वक्त ऐसा मुतालबा ना करो जो मैं पूरा ना कर सकूं। क्यों अपनी और हमारी इज्जत से खेल रही हो? अगर ये सब चीजें नहीं होंगी तो भी हमारी इज्जत में कमी आएगी। देखो भाभी, मुझे मालूम है भाईजान मरहूम ने अपनी जिंदगी में 2 प्लाट खरीदे थे, वो किस दिन के लिए रखे हैं। यही वक्त है अपनी इज्जत बनाने और शान शौकत दिखाने का। अरे भाई उनको बेच दो। शब्बो, एक बेच दिया है तभी शादी के अखराजात पूरे हो रहे हैं, दूसरा कैसे बेच दूं? इतनी जल्दी क्यों कर बिकेगा? कुछ तो खुदा का खौफ करो, कीमत लगवा लो, मैं खरीद लेती हूं, नहीं तो कार बाद में दे देना। फिलहाल प्लाट और फर्नीचर से काम चला लेंगे। अरे भाई, जो चीजें दुल्हन लाएगी उनको वही इस्तेमाल करेगी। हमारे पास पहले अल्लाह का दिया सब कुछ है, तो आप लोगों की इज्जत बनाने वाला मामला है। अम्मी इससे ज्यादा ना सुन सकी, वो पलंग पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। अम्मी को रोता पाकर मैं उनके पास गई। जब हाल मालूम हुआ
तो मैंने फूफो से कहा कि आपने बहुत कम वक्त में हमें इम्तिहान में डाला है। बहरहाल आप बैठें थोड़ी देर, मैं अपने शौहर से बात करती हूँ। मरियम एक तरफ मायों बैठी थी, उसकी सहेलियां पास थीं। मैंने उनको जरा देर के लिए कमरे से बाहर भेज दिया कि जरूरी बात करनी है। मरियम को बताया कि फूफो प्लाट हथियाना चाहती हैं। जहेज में कोई काम की चीज नहीं है, बेटी को प्लाट दे दो। तुम क्या कहती हो? मरियम का जर्द चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। जाने उसके बदन में उस वक्त कहां से खून आ गया था। आखिर उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है तुमने प्लाट बेचा है तो बेटी को हर चीज देकर इज्जत से रुखसत कर दो। अब तुम्हारे पास रुपए पैसे की कमी नहीं है। अजब बात है कि अपने मरहूम भाई की बेवा के साथ एक ननद ऐसा सलूक कर सकती है। ये सुनकर मरियम ने दुपट्टा सर से उतार फेंका। बोली, मैं करती हूं जाकर फूफो से बात। नीयत खराब थी तो इस मरहले तक क्यों पहुंचाया? अब बारातियों के सामने हमें बेइज्जत करना चाहती हैं। मरियम के खतरनाक तेवर देखकर मैंने कहा, तमाशा ना बनाओ, जरा सब्र से काम लो, मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दो। दूसरे कमरे में आकर मैंने इफ्तिखार को फोन किया। उसने कहा कि आप फहरिस्त का कागज लेकर मेरे पास आ जाएं। मुझे इस मामले से अम्मी ने बेखबर रखा है। गाड़ी गली में खड़ी थी। 1 मिनट को दुल्हा के घर जाना है, मैंने अपने शौहर से कहा। आध घंटे में हम इफ्तिखार के सामने बैठे थे। उसने कागज पर नजर डाली, फिर कलम और कागज निकाला और मेरे शौहर से कहा, मैं बोलता जाता हूं, आप लिखते जाइए। फूफो जान, आपको भारी फर्नीचर, बर्तनों के सेट, रेफ्रिजरेटर, हत्ता के कार तक जहेज में मिल जाएगी। लेकिन मेरी भी एक शर्त है, आपको डिफेंस में मेरे लिए 2 कनाल की कोठी खरीदना होगी, जहां मैं अपने भारी जहेज को सजाऊंगी। इस घर में सिर्फ मैं और इफ्तिखार रहेंगे। अगर आपको मेरी फरमाइश मंजूर नहीं तो फिर हमें भी आपका मुतालबा मंजूर नहीं। फकत मरियम। इफ्तिखार ने कहा, यह खत आप अम्मी को दे दीजिए, आगे मैं संभाल लूंगा। ये तहरीर मरियम की तरफ से फूफो को पहुंची तो वो चकरा गई। दौड़ी हुई बेटे के पास गई कि देखो उन लोगों की शराफत। एक तो गुर्बत के बावजूद हम उनकी लड़की ले रहे हैं, ऊपर से उनके ऐसे नखरे। इतनी बड़ी शर्त लगा दी। इफ्तिखार ने आपे से बाहर होती मां को थामा। वो बोला, आपने भी तो एक फहरिस्त मामानी जान को दी है, उन्होंने तो इनकार नहीं किया। अभी बाजी के शौहर आए थे, वो कह गए हैं बेटा जो फहरिस्त तुमने भिजवाई है हम सब अशिया दे रहे हैं, फिक्र मत करें। तो अम्मी जान जब गरीब होकर वो अपनी इज्जत रख रहे हैं तो हम साहिबे हैसियत होते हुए उनका एक मुतालबा क्यों ना मान लें? हम अपनी ये कोठी मरियम के नाम कर देते हैं। हरगिज नहीं। क्या हमको दरबदर करने का इरादा है? ठीक है, तो फिर ना हम उनसे कुछ लेते हैं और ना उन्हें कुछ देते हैं। सादगी से शादी हो जाने दीजिए। मुझे सिरे से ये रिश्ता मंजूर नहीं है। अभी जाकर इसे खत्म करने का ऐलान करती हूँ। जब दरवाजे से बारात लौट जाएगी तब देखती हूँ कैसे करती है हमारी भाबज मरियम की शादी। हमारी क्या जग हंसाई होगी जो उनकी होगी। रुखसती में 2 दिन बाकी हैं अम्मी जान, मैं हरगिज ऐसा ना होने दूंगा। इफ्तिखार के वालिद ने भी बेटे का साथ दिया। बेगम ये ठीक कह रहा है, दुनिया वालों का नहीं, कम से कम अपने मरहूम भाई का ख्याल करो। बेगम क्या हो गया है तुम्हें? बेटे के सामने फुफ्फो को हार मानना पड़ गई। निकाह मर्दाने में मर्दों के दरमियान हुआ। इफ्तिखार ने निकाहनामे पर यह भी लिखवा दिया कि अगर खुदा न खास्ता लड़की को तलाक हो गई तो दुल्हा 50 तोला सोना और कोठी लड़की को देगा, और अगर उस घर में लड़की को कोई जिस्मानी नुकसान पहुंचा तो दुल्हन के वरसा कानूनी चाराजोई के मजाज होंगे। इस शर्त का इल्म फूफो को बाद में हुआ। वो खूब चिल्लाई तो बेटे ने कहा, अक्सर जहेज ना लाने पर ससुराल में बहू के साथ इंतकामी कार्रवाई के वाकयात सुनने को मिलते हैं, लिहाजा मैंने इस रुझान की हौसला शिकनी की खातिर ये लिखवा दिया है। ये फूफो के लिए सख्त तौहीन का बायस था, मगर अब सब्र का घूंट पीना ही था। मरियम को भी हमने समझा दिया कि इफ्तिखार बेकसूर है, इसकी नीयत में कोई खोट ना था। फूफा की सोच भी सही थी, लिहाजा अब तुमने ससुराल में जाकर सबके साथ इज्जत और इखलाक से पेश आना है। फूफो कुछ कड़वी कसीली कहें तो दरगुजर करना। इफ्तिखार ने भी उससे पहले दिन समझाया कि बड़ों की इज्जत करना लाजिम है। तुम्हारी फर्मा बरदारी और तहम्मुल नेकी बनकर तुम्हारे नसीब संवारेगा। सच कहा था इफ्तिखार ने। चंद दिन फूफो का मुंह फूला रहा, बाद में उन्हें एहसास हो गया कि वो गलती पर थी। मरियम को सीने से लगा लिया। एक पल उसके बिना ना रह पाती थी। कहती थी कि कितनी नादान थी जो मैं इतनी अच्छी बच्ची को ठुकरा रही थी। मेरी आंखों पर लालच की पट्टी बंध गई थी। फूफा ने भी इफ्तिखार से कहा, शाबाश बेटे, तुम तालीम याफ्ता हो इसलिए इंसानियत के पासदार हो। मुझे तुम्हारे जैसे बेटे का बाप होने पर फख्र है। ये एक तालीम याफ्ता नौजवान की फरासत थी
जिसने मरियम जैसी मोहब्बत करने वाली खूबसूरत लड़की की जिंदगी में दुखों की बजाय खुशियां भर दी। वरना हमारी फूफी ने तो कोई कसर न छोड़ी थी। दोस्तों, ये हमारे मुआशरे की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर सभी इफ्तिखार की तरह सोचने लगें तो कितना अच्छा हो। कभी किसी गरीब की बेटी बाप के घर में बूढ़ी नहीं होगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।